हेलो स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डिम्पल साहू और आज हम क्लास 11 के भौतिकी को फिज़िक्स को स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने क्लास 10th तक जो फिज़िक्स पढ़ा होगा अपने साइंस में, वो बहुत ही जनरल टॉपिक पढ़ा होगा आपने, पर जो क्लास 11 का फिज़िक्स है वो बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही वाइड सब्जेक्ट है जिसको हम आज पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो 11th का फिज़िक्स है वो आपके आगे भी बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि 11th के फिज़िक्स का ही बेसिक जो रहता है वो आपके 12th में काम आता है। तो आप अगर अपना कमांड जो है अपने 11th के सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा करेंगे उतना ही ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। साथ ही साथ आप अगर फिज़िक्स में उतने अच्छे नहीं हैं, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा भी होगा, तो जो आपका 11th का फिज़िक्स है वो एकदम बेसिक से स्टार्ट होता है। तो आप ट्राई करिएगा कि आप बेसिक से स्टार्ट करें और साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस करते रहें। तो आज हम लोग इसका अध्याय पहला भौतिक जगत स्टार्ट करेंगे। भौतिक जगत मतलब क्या होता है? भौतिक जगत मतलब हमारे आसपास का वातावरण, ठीक है। भौतिकी जो है विज्ञान का एक शाखा है। भौतिकी जो सब्जेक्ट है वो विज्ञान से आया है। विज्ञान, और सबसे पहले देखते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान मतलब कि जो हमारे आसपास होने वाले प्राकृतिक घटनाएं हैं उनका अध्ययन करना। उसी ही सब्जेक्ट का एक ब्रांच है, एक शाखा है हमारा भौतिकी, जिसमें हम अपने आसपास होने वाली घटनाओं को, प्राकृतिक घटनाओं को अध्ययन करते हैं, उसके पीछे के कारण को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान को अगर हम देखें तो ये जो है ये एक लैटिन शब्द से आया है, ठीक है। ये एक लैटिन शब्द से आया है जिसे हम कहते हैं साइंटिका, जिसका अर्थ होता है जानना। तो सबसे पहले विज्ञान को अगर हम देखें तो मनुष्य का जो नेचर है, कोई किसी भी मनुष्य का जो नेचर है, उसके अंदर जो किसी भी चीज को जानने की इच्छा ही, आसपास होने वाली घटनाओं के पीछे होने वाले कारण को जानने की इच्छा ही विज्ञान को समझने के लिए हमें प्रेरित करती है। तो यही जो जानने की इच्छा है, इसी से हमारा विज्ञान बना है, ठीक। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी जो हमारा विज्ञान जो है जितना डेवलप किया है वो सिर्फ आज का ज्ञान नहीं है, वो प्राचीन काल से जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जो पहले से चीज़ें ऑब्जर्व की जा रही हैं, अध्ययन किया जा रहा है, उसका ही परिणाम है। कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनता या फिर कोई भी चीज़ एक साथ विकसित नहीं हो जाता। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में देखा होगा, जो आवर्त सारणी है वो क्या होता है, कोई भी चीज़, कोई भी कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले कोई एक स्टार्ट करता है, ठीक। फिर उसी स्टार्ट किए हुए चीज में धीरे धीरे संशोधन करते हुए उसको एक कंप्लीटली एक ऐसा रूप दिया जाता है जो कि अपने आप में एक आपको समझाने के लिए सफिशिएंट होता है, ठीक। सिमिलरली आवर्त सारणी का जो है उसको पहले भी अरेंज करने के लिए, सारे एलिमेंट को अरेंज करने के लिए पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग, अपने जो भी उनका तर्क था और अपना जो नॉलेज था उसके हिसाब से उसने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करने का ट्राई किया। धीरे धीरे वही सारी चीजें क्या होते गई और डेवलप होते होते हमारा पूरा एक आवर्त सारणी प्रिपेयर हुआ। सिमिलरली साइंस, विज्ञान भी उसी तरह है कि कोई भी एक नया सिद्धांत जो बनता है वो क्या होता है, इनिशियली हम देखते हैं कि उस चीज के पीछे कारण क्या है, उस चीज को हम जानते हैं, उसके बाद एक निष्कर्ष निकालते हैं, फिर उसको हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली प्रूफ करने का कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली अगर वो प्रूफ होता है तो हमने जो एजम्पशन लेके उस एक्सपेरिमेंट को किया वो सच है, ठीक है, वो सिद्धांत बन जाता है। उसी सिद्धांत से हम एक नए उपकरण या फिर एक नए प्रयोग का इस्तेमाल करते हैं जो कि मानव जीवन के लिए उपयोगी बनता है। तो विज्ञान जो है, विज्ञान को हम एक सरल भाषा में कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अगर हम विज्ञान को एक सरल भाषा में परिभाषित करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि विज्ञान जो है वो किसी भी घटना का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित संगठित ज्ञान होता है, ठीक। क्या बोला मैंने कि विज्ञान की परिभाषा अगर हम सरल भाषा में बताना चाहें तो कैसे बता सकते हैं कि किसी घटना का
क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित, तथा संगठित ज्ञान विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की परिभाषाएं बहुत सारी हो सकती हैं। मैंने आपको एक सरल भाषा में ये एक परिभाषा बताई है। इसके अलावा भी बहुत सारे इसके परिभाषाएं हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने विज्ञान को समझ लिया। अब हम आगे देखते हैं कि भौतिकी क्या होता है। भौतिकी क्या, तो भौतिकी जो है वो विज्ञान का ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत भौतिकी जो है वो विज्ञान की ही एक शाखा होती है। विज्ञान की शाखा होती है, ठीक, जिसके अंतर्गत हम अपने आसपास होने वाले प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि भौतिकी को और सरल भाषा में और कैसे उसको बता सकते हैं, तो भौतिकी जो है वह विषय है जिसके अंतर्गत, इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, भौतिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनकी आंतरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक, भौतिकी में हम क्या करते हैं, द्रव्य और ऊर्जा इन दोनों का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ उनके बीच होने वाली आंतरिक क्रियाएं या अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने बोला कि भौतिकी में हम द्रव्य और ऊर्जा, इन दो टर्म मैंने जो यूज किया, इसके बारे में आप समझ लेते हैं कि द्रव्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होती है। तो सबसे पहले जो मैंने टर्म बोला द्रव्य, उसको देख लेते हैं। द्रव्य जिसको बोलते हैं मैटर। ठीक, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य वह है जिसमें द्रव्यमान होता है और जो कि स्थान घेरता है। ठीक, आपने परिभाषा पढ़ी होगी कि वह द्रव्य जिसका कोई द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है। ठीक है, आपने ये परिभाषा जो है आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। अब हम देखते हैं द्रव के कितने अवस्था होते हैं। तो द्रव के आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, द्रव के 3 अवस्था होते हैं। पहला होता है ठोस, जिसे हम सॉलिड बोलते हैं। दूसरा होता है द्रव, जिसे हम लिक्विड बोलते हैं। थर्ड होता है आपका गैस। तो इसके थ्रू हम समझते हैं कि द्रव्य क्या होता है। तो द्रव का पहला अवस्था मैंने बताया आपको सॉलिड। ठीक, सॉलिड द्रव का वह अवस्था होता है जिसमें उसका आयतन और आकार निश्चित होता है।
ठीक है। आप उसके आयतन और आकार को नहीं चेंज कर सकते हो। जैसे कि क्या, जैसे ये मैंने मार्कर जो रखा है, इसका आयतन और इसका आकार निश्चित है, तो वो कौन सी अवस्था है, वो उसकी ठोस अवस्था है। यहाँ पर आप, इसमें मैंने क्या बोला, इसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ठोस अवस्था में जो पदार्थ है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो कण हैं, वो पूरे इस तरीके से पैक रहते हैं कि उनका एक निश्चित आकार होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। उसके पार्टिकल्स बहुत ही पास क्लोजली पैक्ड रहते हैं। ठीक, जो सेकेंड अवस्था मैंने बोला, द्रव लिक्विड, इसमें क्या होता है, इसका जो आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बाल्टी में हमने पानी रखा, ठीक, तो बाल्टी में कितना पानी रखा, मान लीजिए बाल्टी में आपने 3 लीटर पानी रखा, ठीक, 3 लीटर पानी रखा, तो आपको पता है उसका आयतन क्या है, 3 लीटर। लेकिन अगर आप उसी पानी को किसी टब में डालें तो क्या होगा, वो पहले बाल्टी के आकार का था, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, टब के आकार का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि उसका आयतन तो निश्चित है, लेकिन आकार क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। सिमिलरली अगर हम देखें कि कोई भी ग्लास में रखा हुआ पानी जो है वो क्या रहेगा, पहले अगर हम उसको ग्लास में रखते हैं तो वो ग्लास के शेप का रहेगा। उसके बाद अगर हम उसको किसी बॉटल में फिल करें उसी वाटर को, तो वो बॉटल के शेप का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इस स्टेट में जो आयतन रहता है वो तो निश्चित रहता है, पर जो आकार है वो अनिश्चित रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड स्टेट है, थर्ड अवस्था जो है, इसका तीसरा अवस्था जो है गैस, इसमें हम देखते हैं कि गैस में क्या होते हैं, जो इसके पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, जो इसके कण रहते हैं वो बहुत ही दूर दूर रहते हैं। उनको किसी एक आयतन पे, किसी एक आकार पे लाना बहुत ही मुश्किल होता है। यही वजह है कि इस अवस्था में जो द्रव रहता है उसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित रहता है। अब देखिए यहाँ पर हमने पहला अवस्था क्या देखा, ठोस। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, मार्कर, लकड़ी या फिर जो भी ठोस चीज जो आप देख सकते हो। ठीक, सेकेंड जो अवस्था मैंने बताया द्रव, उसका क्या हो सकता है, पानी को हम समझ सकते हैं। तीसरा अवस्था हम समझ सकते हैं गैस। गैसेस में किसी भी तरह का गैस आप देख सकते हैं। तो आपको ये तीनों अवस्था समझ में आ चुका होगा, आई होप सो। ठीक, अब हमने पढ़ लिया द्रव क्या होता है। अब नेक्स्ट जो हमने देखा परिभाषा में कि क्या बोल रहा था, भौतिकी जो है वो द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। तो पहला टर्म हमने देखा द्रव्य क्या होता है। अब जो सेकेंड टर्म है ऊर्जा, उसे समझते हैं। ऊर्जा क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक, तो ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा आप सभी ने देखा होगा कि किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसका ना कोई द्रव्यमान होता है, ना ही इसको ये कोई स्थान घेरता है, लेकिन हमारे आसपास ये हमेशा ही प्रेजेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऊर्जा के अनेकों रूप रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं विद्युत ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, तो ये सारे क्या है, ऊर्जा का एक एग्जाम्पल है। ऊर्जा क्या होता है, हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होते रहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है, अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को बल्ब से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, वही इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में आ जाता है, प्रकाशिकी ऊर्जा में काम करता है। अगर आप उसी इलेक्ट्रिसिटी को किसी ऐसे चीज से कनेक्ट करते हैं जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें भाप क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जिसमें भाप बन रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वहां पर उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है। तो इस तरीके से ऊर्जा जो है हमारे आसपास प्रेजेंट होता है। ठीक,
तो जैसा कि हमने समझ लिया कि द्रव्य क्या होता है और ऊर्जा क्या होता है, अब हम आगे देखते हैं कि क्या जो द्रव्य है उसको ऊर्जा के रूप में समझा जा सकता है या फिर ऊर्जा को द्रव्य के रूप में समझा जा सकता है या फिर परिवर्तित किया जा सकता है। तो इन दोनों ही चीज को परिवर्तित करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया था, जिसके थ्रू उन्होंने बताया था कि जो ऊर्जा है उसे हम द्रव्य के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो द्रव्य है उसको हम ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सा समीकरण दिया था, उस E इज इक्वल्स टू mc²। यहाँ पर जो E है वो है हमारा एनर्जी, ऊर्जा, और जो m है वो है हमारा द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्य या द्रव्यमान। ठीक, C जो है हमारा है निर्वात में प्रकाश की चाल। आप सभी लोगों को याद होगा, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर से आप द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, और द्रव्यमान को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम कि जो भौतिकी है वो उसको आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो भौतिकी जो है उसको आप बेसिक 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है आपका चिरसम्मत फिजिक्स, जिसे हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स, भौतिकी क्लासिकल फिजिक्स। दूसरा है आपका आधुनिक भौतिकी, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें हम सन 1900 से पहले जो हमारे प्रयोजन हुए उसमें जो हमने फिजिक्स के जो प्रयोजन किए, जैसे कि यांत्रिकी, विद्युत, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी, इन सभी का अध्ययन हम क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में हम जो सन 19 के बाद जो बना, जो 19 के बाद जो हमारा प्रयोजन बना, जिसमें हम नाभिकीय ऊर्जा, उनसे रिलेटेड जो भी एक्सपेरिमेंट हुए उसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली ये दो ही हमारे फिजिक्स के ब्रांच हो, मतलब फिजिक्स को 2 भागों में इसी तरीके से बांट सकते हैं, जिसमें हम क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है प्रकृति में मूल बल। अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे, ठीक, नेक्स्ट जो देखेंगे वो हम देखेंगे जो प्रकृति में जो मूल बल हैं, ठीक, उसके बारे में देखेंगे। प्रकृति में मूल बल। तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, आप सभी इस चीज से अवगत होंगे कि क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण बल के ही कारण सारी ही चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मतलब कि ये क्या होता है, जो सौरमंडल है उसमें जो पिंड जो है आसपास जो घूम रहे हैं, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारे जो फोर्सेस हैं जिसके कारण ये जो पिंड है एक दूसरे से अट्रैक्ट होके रह रहे हैं, यही फोर्स जो होता है वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि ये क्या होता है, किन्हीं 2 पिंडों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। इसको समझाने के लिए न्यूटन ने एक समीकरण दिया जिसमें उसने बताया कि जो
गुरुत्वाकर्षण बल है उसे आप कैसे निकाल सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो दो पिंड जो है उसके मास के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है दोनों ही पिंड के द्रव्यमान के। मतलब कि पिंड जितने ज्यादा बड़े होंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल, उतना ज्यादा लगेगा। अगर पिंड जितने छोटे रहेंगे उतना ही कम लगेगा आपका गुरुत्वाकर्षण बल। यही वजह है कि जो पिंड है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होके वहां पर अपना गति कर सकते हैं। तो इसके लिए उसने एक इक्वेशन दिया था जिसमें F इज G m1 m2 और r²। इसमें जो m1 होता है वो क्या होता है? m1 m2 जो रहता है दो पिंडों का द्रव्यमान होता है। r जो होता है वो उनके मध्य की दूरी होती है, दूरी के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमारा हुआ पहला बल। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो दूसरा बल होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय बल। अब जब हम विद्युत बोलते हैं, ठीक, विद्युत जो है वो एक, आप उसको समझ सकते हैं आवेश के रूप में। विद्युत जो है आवेश के रूप में समझा जा सकता है। विद्युत के लिए हमें सबसे पहले समझना होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। ठीक, तो विद्युत का जो मेन जिसकी वजह से वो प्रभावित होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेश होता है जिसके अपोजिट डायरेक्शन पे हमारा विद्युत प्रभावित होता है। क्या होता है? कोई भी जो एलिमेंट है वो उसके एलिमेंट का सबसे सूक्ष्मतम रूप होता है परमाणु। ठीक है, अगर हम परमाणु को और भी ज़्यादा अगर हम और ज़्यादा समझेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इसी तरीके से होता है ये कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है इसके बाहर गति करता है और नाभिक में जो रहता है, जो एलिमेंट के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन गति करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो बल लगता है वो कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं हमारे ऋणावेशित कण होते हैं और प्रोटॉन होते हैं हमारे धनावेशित कण। तो यहाँ पर जो बल लगता है वो होता है आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या होता है, समान आवेश के जो कण रहेंगे, समान आवेश के, जैसे कि प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इस कंडीशन पे जो हमारा बल लगता है वो होता है प्रतिकर्षण बल। ठीक है, मतलब कि क्या करेगा, ये एक दूसरे को धकेलेगा या फिर अपने से दूर करने का कोशिश करेगा। अगर यहीं पर अगर असमान आवेश रहेगा या फिर विपरीत आवेश रहेगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखेगा, बांध के रखेगा। तो यहाँ पर लगता है आकर्षण बल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल। अब देखते हैं तीसरा कौन सा बल होता है, प्रबल नाभिकीय बल। इसमें क्या होता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो परमाणु के जो नाभिक रहता है उसमें प्रेजेंट होता है हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों के मध्य जो लगता है बल वो प्रबल विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना अधिक बल रहता है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो इनके बीच जो मध्य लगने वाला जो बल है वो क्या करेगा, इस चीज को स्टेबल करने का कोशिश करेगा, इस चीज को स्थिर करने का कोशिश करेगा। यही बल जो है इसको बांध के रखने का काम करता है। जो चौथा बल होता है हमारा, ठीक, वो होता है आपका शीर्ण नाभिकीय बल।
तो इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो हमारे प्रोटॉन और जो हमारे न्यूट्रॉन हैं, इनका जो ये जो कण बने हैं वो इनके जो मूल कण हैं वो हैं प्रोटॉन, और जो न्यूट्रॉन के मूल कण होते हैं वो है आपके अल्फा, बीटा एंड गामा। इसे आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव तत्व जो होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है उनका अपने से रिलीज करते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से क्या कर रहा है वो वहां पर एक फोर्स क्रिएट करता है, साथ ही साथ उसके जो जिन कण के कारण वो बनता है वो होता है अल्फा, बीटा और गामा। ठीक, तो बेसिकली जो ये 4 बल जो रहते हैं हमारे प्रकृति के मूल बल कहलाते हैं। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है भौतिकी और प्रयोजन। ठीक, हम देखेंगे कि उसको भौतिकी को हम अपने रियल लाइफ में कैसे समझ सकते हैं, उसका मानव जीवन पे और हमारे सोसाइटी पे या फिर हमारे समाज पे क्या उसका एप्लीकेशन है, विज्ञान के विकसित होने से मानव जीवन में क्या परिवर्तन आया। साथ ही साथ नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि अगर कोई भी सिद्धांत बनता है, कोई भी प्रयोजन होता है, तो उसके प्रोसीजर क्या होते हैं, उसे कैसे बनाया जा सकता है। कोई भी एक अगर फिजिक्स का कोई एक नियम बना तो वो नियम कैसे बनता है, तो नेक्स्ट क्लास में उसे हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।